हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है कि यूपी आईटीआई एनसीबीटी का एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें 23 नवंबर से जो है आपका प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल जारी किए गए। उसके बाद अभी जो आपका ट्रेड थ्योरी है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप कैलकुलेशंस है एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसका शेड्यूल अभी नहीं आया है और उसका शेड्यूल अभी लेट आएगा। इसका रीज़न ये है कि आपका वो जो तीनों पेपर हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो इस बार का जो आईटीआई का एग्ज़ाम है काफ़ी कुछ डिफरेंट होने वाला है। इस बार का एग्ज़ाम जैसे कि पहले होता आ रहा था ओएमआर शीट के द्वारा, बट इस बार का एग्ज़ाम आपका ओएमआर शीट से ना होकर के ऑनलाइन होने जा रहा है। प्रैक्टिकल्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ओएमआर का रिटर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है इसकी, क्योंकि इस पे आपको स्केचिंग के द्वारा बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स में लिखने पड़ेंगे। तो इस एग्ज़ाम को व्यू में रखते हुए मैंने आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो टेस्ट सेट है आज मैं लेकर के आया हूँ, जिसको आप रिवीजन करके आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को में अपना अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो आप आज का मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टेस्ट सेट लेके आया हूँ, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट चैप्टर से है। यानी फर्स्ट चैप्टर जो इंग्लिश लिटरेसी का जो चैप्टर है, यानी अंग्रेजी साक्षरता का, और उस चैप्टर से मैं आपको आज ये देख पा रहे होंगे इंग्लिश लिटरेसी, उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको रिवीजन आपका अच्छे से, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ का प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें से ज़रूर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्वेश्चन फंसेंगे। इसके अलावा मैं अलग अलग चैप्टर्स पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपको जो टेस्ट सेट है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट सेट को। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आपके सामने खुल के आ रहा है कि यह रिज्यूम शुड बी, यानी एक रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम जो हम बनाते हैं, अपना जो रिज्यूम जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए रिज्यूम बनाते हैं, वो रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो रिज्यूम शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, फैंसी एंड कलरफुल, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हैविंग एनक्रोनॉमिक एंड एब्रिविएशंस। तो इसमें से आपको क्या लग रहा होगा कि एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो जो रिज्यूम आपका होना चाहिए, यहाँ से आपका जो सही आंसर होगा शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, ताकि कम से कम आप पेपर्स में कम से कम बातों में अपनी जो अपने बारे में विशेषता है वो उसमें बता सकें। तो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका जो सही होगा, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका किसी कार्य में किया जाने वाला कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। यानी कौन सा इसमें से जो आप देख पा रहे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जिसमें आप अपने कार्य और कर्तव्यों की जिम्मेदारियों को लिख पाते हैं। तो इसमें आप अपने कार्य और कर्तव्यों की जिम्मेदारी के बारे में आप सीवी में नहीं लिखते हैं, क्योंकि सीवी में आप पूरा का पूरा अपना डिटेल लिखते हैं, फैमिली, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, ये तो होगा नहीं। और रिज्यूम सीवी का ही दूसरा नाम होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर सीवी नहीं होगा तो रिज्यूम भी नहीं होगा। जॉब एप्लीकेशन ये अलग हो जाता है, नौकरी। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा आपका, बी नंबर सही होगा। कौन सा, बी नंबर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। यानी इंटरव्यू की कॉल प्राप्त करते हैं आप, कहीं से इंटरव्यू की कॉल आती है आपको, तो उसके बाद अगला जो आपका स्टेप होता है वो क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है। जो अगला स्टेप होता है आपका साक्षात्कार में क्या होना होता है, प्रेजेंट होना होता है। यानी आपको वहाँ पर यहाँ उपस्थित होकर के अपना साक्षात्कार इंटरव्यू अटेंड करना होता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। यानी आपका ये पास सेंटेंस दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ये एनिमल डू यू लाइक, उसके आगे ब्लैंक्स दे दिया है, ब्लैंक स्पेस दे दिया। अब यहाँ आपको फिल करना है इस ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शंस यहाँ पर सही होगा। तो विच, वाई, फेयर या वेन। यानी एनिमल डू यू लाइक, यानी यहाँ आपका कौन सा वर्ड आपको चूज करना है। तो एनिमल डू, यानी कौन सा एनिमल आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फिच होगा, क्योंकि अब फिच से आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा एनिमल हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, विच। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने दिए गए वाक्य में रोहन के बाद सही विराम चुनें। यानी जो आप सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, रोहन एंड डेविड आर प्लेइंग हाइड एंड सीक,
रोहन एंड डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, ये सेंटेंस है। और रोहन के बाद यहाँ कौन सा आपका ये जो मार्क्स होगा, चिन्ह होगा, कौन सा यहाँ पर लगेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको मैंने जब क्लासेज लिया था, पढ़ाया था आपको इसके बारे में, तो बताया था कि जब दो नाम एक साथ आप जोड़ते हैं और दो नाम एक साथ जोड़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कॉमा डाला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा आपका, कॉमा, यानी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका ये सही होगा, कॉमा। और उसके आगे आप सोचेंगे कि रोहन, डेविड एंड राम, राम भी तो है तो राम के आगे क्यों नहीं लगा है, यानी डेविड के बाद क्यों नहीं लगा है। तो वहाँ डेविड और राम को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड यानी एंड प्रयोग हो चुका है, तो वहाँ हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए प्रश्न के सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, यानी आप कैसे हो, आप ऐसे पूछा जा रहा है तो आप क्या इसमें से कौन सा सूटेबल आंसर दोगे आप यहाँ पे। तो वेरी वेल एंड थैंक यू, दूसरा क्या है, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, उसके बाद ऑन वेकेशन एंड यू। तो यहाँ पर इस चीज़ का रिप्लाई, सहज रिप्लाई करने का सबसे अच्छा जो वर्डिंग होता है वो ये होता है वेरी वेल एंड यू। जब कोई आपसे पूछता है, आपकी कुशल क्षेम पूछता है, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को पहले बताते हैं, उसके बाद सामने वाले से ही एक क्वेश्चन आप पूछते हैं कि एंड यू, यानी आप कैसे हैं। तो यहाँ आपका जो होगा आंसर जो होगा कौन सा होगा, ए होगा। चलिए उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी ये एक्सीडेंट कब हुआ, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइमिंग पूछी जा रही है। तो टाइमिंग से रिलेटेड आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं टाइमिंग से रिलेटेड को एक ही ऑप्शन है, और बाकी जो है वो लोकेशंस बता रहे हैं, इन द होटल, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ऑन द स्टेबल, यानी ये क्या एक्सीडेंट की स्टेज बता रहे हैं कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हुआ कब वो पूछा जा रहा है आपसे। तो आप यहाँ पर क्या आंसर देंगे, आप यहाँ पर आंसर देंगे सी नंबर, यानी 8:30 यानी 10:30 लास्ट नाइट। तो ये आपका आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं 8 नंबर पे। क्रिया का सही काल चुनें, यानी यहाँ पर आपको इसमें से क्रिया का सही काल चुनना है कि इसमें से ये जो आपका सेंटेंस दिया है, आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पर आपको क्या चुनना है कि आप यहाँ पर क्रिया यानी वर्ब्स का वर्ब कौन सा लगेगा वो आपको चूज करना है। तो लर्न आपका ये पास्ट टेंस है, देख पा रहे होंगे, पास्ट में आप चले जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई वॉज चाइल्ड, फिर आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड। तो लर्न का कौन सा टेंस, कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म होगा, यानी लर्नड। तो लर्नड आपका कौन सा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डी वाला क्वेश्चन है। तो आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, तो ये आपका इसमें आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं अब सर्कुलम राइटर, यानी कि सीवी, और जिसको मैंने बोला था आपको कि सीवी को ही हम रिज्यूम भी बोलते हैं। तो सीवी को आपका मैंने बता ही दिया क्वेश्चन में ही, तो सीवी को हम क्या बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं। तो चलिए हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं सीवी का, इसका आंसर कौन सा होगा, तो ये रिज्यूम वाला आंसर होगा। तो ये आपका बी नंबर सही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम, उसके बाद है तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। आपको यहाँ पर क्या भरना है, फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव वर्ड इसके बीच में क्या आएगा। ये जो आप टेंस देख पा रहे हैं, आपका टेंस है योर पेंसिल इज देन माइन, और बीच में आपका स्पेस भरा। यहाँ नहीं, आपको यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव का सेलेक्ट करना है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होगा, विशेषण जो इस सेंटेंस की विशेषता को बताता हो। तो विशेषता को बताने वाला कौन सा यहाँ पर है, तो योर पेंसिल इज शार्पर, आप देख पा रहे होंगे शार्पर, यानी आपकी पेंसिल मेरे से क्या है, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, यानी मेरे से की तुलना में आपकी पेंसिल क्या है, ज़्यादा शार्प है। तो यहाँ पर हम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आपका बी सही होगा, यानी आपका शार्पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, है ना। यहाँ पर क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें, यानी यहाँ पर लिख भी दिया है भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस ही आ पाएगा। डी नंबर आपका सही है। वी विल गो, यहाँ पर आएगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो आपका कौन सा सही होगा इसमें, डी वाला। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका
इसमें आपको क्या फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, यानी करेक्ट वर्ड इसमें डालना है। कौन सा करेक्ट वर्ड होगा? तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो दिया हुआ है दे गुड फ्रेंड्स, इसके बीच में आपका क्या होगा? दे, यानी ये क्या है? प्लूरल सेंटेंस है। प्लूरल आपका यहाँ पर जो संज्ञा यूज हो रही है यानी नाउन यूज हो रहा है, प्लूरल यूज हो रहा है दे। तो दे के साथ क्या यूज होता है? आर यूज होता है। तो यहाँ पर जो होगा आपका आंसर क्या होगा? दे आर गुड फ्रेंड्स। तो सिंपल है, यहाँ पर काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन। अब आपके देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया हुआ है द ट्रेन। आप यहाँ पर क्या प्रोग्रेसिव टेंस है, यानी प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? चेन बाय चेन वो आगे प्रक्रिया बढ़ रही है। तो द ट्रेन थ्रो द चैनल, थ्रो मतलब होता है द्वारा, द चैनल टनल, टनल मतलब किसी टनल के अंदर से द्वारा, तो पास हो रही है। वहाँ पर क्या होगा? पास्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो पास्ट, तो पासिंग पास्ट तो होगा नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पास्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या हो रहा है? आप देख पा रहे हैं अगला जो ऑप्शन से इज पासिंग, हैड पास्ट, वॉच पासिंग। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव टेंस डालना है। और प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? हमेशा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में ही बनता है, अगर जबकि वो कार्य बीत ना चुका हो। अगर चल रहा है और प्रोग्रेसिव टेंस में आपको डालना है तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में आपको डाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा इज पासिंग, यानी द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द चैनल। तो आप देख पा रहे होंगे इज पासिंग, इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, उचित फिल इन द ब्लैंक्स विद अ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज करना है आपको। यहाँ पर आप एडजेक्टिव कौन सा यूज होगा वो आपको यूज करना है, यानी ये विशेषण वर्ड है वो आपको चूज करना है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पर, यहाँ पर स्पेस में आपको। तो वेयर मैं आपको आंसर बता ही दिया है, क्योंकि ये इतने सिंपल सेंटेंस हैं कि ऐसे ही एग्जाम्पल्स के रूप में अब मैं बताने जाऊँ आपको, उसके पहले ही वर्डिंग आ जाती है कि यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या यूज होगा आपका? वेयर। वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू गोइंग, विच आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग। ये आपका इसकी विशेषता को यानी विशेषण जो वर्ड है वो उसका नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? वेयर, यानी कहाँ जा रहे हो, ये आपकी विशेषण को यानी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रोनाउन प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक, आई मेड दिस केक, यानी प्रोनाउंस प्रॉपर प्रोनाउन, यानी प्रॉपर प्रोनाउन क्या होते हैं? जो आपके नाउन के साथ में यूज होते हैं वो प्रॉपर प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई मेड दिस केक, तो मैंने इस केक को बनाया, यानी अब यहाँ पर क्या होगा? आई के साथ कौन सा वर्डिंग यूज होती है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। आपको पढ़ाया है मैंने, आप जब इंग्लिश लिटरेसी की क्लास ले रहे होंगे तो मैंने बताया था कि आई के साथ क्या यूज होगा आपका। तो यहाँ पर आपका यूज होगा माई सेल्फ, आप जो देख पा रहे होंगे माई सेल्फ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यू जो योर सेल्फ यूज होगा वो यू के साथ हो जाएगा, हिम सेल्फ होगा वो आई वी के साथ यूज हो जाएगा, और इट सेल्फ जो हो जाएगा जब किसी नेचुरल चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आई के साथ आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यानी ए नंबर आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। सी मेड दिस केक। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे क्वेश्चन था, बट यहाँ पर नाउन आपका चेंज हो गया, यानी नाउन जो प्रोनाउन होएगा आपका सी आ गया है। तो प्रोनाउन जो आ गया यहाँ पर सी आ गया, तो सी की जगह सी के साथ में हम क्या यूज करेंगे? तो आपको पता होगा कि ही के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? हिम सेल्फ। तो सी के साथ क्या होगा? हर सेल्फ। तो यहाँ पर हम क्या यूज सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन का इसका आंसर? तो आपका आएगा सी नंबर, यानी 16 का आपका सी हो जाएगा, हर सेल्फ। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। सी हैज़ हर्ट, सी हैज़ हर्ट, हर्ट के साथ आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस पे आइए आप, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। अब आप खुद बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? सी हैज़ हर्ट, सी के साथ क्या अभी पीछे हमने करा है क्वेश्चन अभी अपने, तो यहाँ पर क्या होगा? हर सेल्फ। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हर सेल्फ, सी के साथ। पीछे क्वेश्चन जस्ट किया था हमने अभी। उसके बाद आएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द गर्ल लिटिल गर्ल्स आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ, यानी लिटिल या छोटी गर्ल्स की जो आईज हैं उसके बारे में आपको क्या करना है? ये विशेषता बतानी है, क्या कर रही है उसको तो जो लिटिल गर्ल्स है उसकी आई रिवील्ड हर मिस्चीफ, यानी ट्विंकलिंग कर रही है, हमें बार बार क्या हो रही है? ट्विंकलिंग कर रही है। तो 18 नंबर का यहाँ पर जो होगा ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा यहाँ पर।
है ना। कभी भी आप डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो मिसचिफ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्विंकलिंग रहेगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, माई हाउस इज, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपका सेंटेंस है माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, बीच में आपको फिल करना है। एट होगा नहीं, इन होगा नहीं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐसे जगह पर क्या क्या यूज होता है, मेरा घर थर्ड फ्लोर पर है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, आपका क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चंस वर्ड। आपके पास फिर आपका सेम वैसे फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। तो ये है आपका सेंटेंस, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इज द स्पीकर एट द फंक्शन, है ना। तो इज द स्पीकर एट द फंक्शन, आप सेंटेंस को एक से नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी फंक्शन में स्पीकर कौन है। अगर ऐसे में एग्जाम्पल आप इसका निकालेंगे तो यहाँ पर एक एक चीज़ को आप डालेंगे, तो व्हाट डालेंगे तो क्या होगा, इसका सेंस वो होगा, तो फंक्शन में स्पीकर क्या है, स्पीकर मतलब वक्ता, स्पीकर मतलब तो वक्ता यानी बोलने वाला, तो क्या है ये तो होगा नहीं। व्हेन मतलब कब है, ये भी नहीं होगा। व्हाई मतलब क्यों है, ये भी नहीं होगा। और हु मतलब कौन है, यानी फंक्शन में स्पीकर कौन है, यानी वक्ता कौन है, तो हु मतलब क्या होता है, कौन होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड बाई। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो लो लेवल की जो लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज के नाम से भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 21 का क्वेश्चन, आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशंस रिफ़र टू, यानी उच्चारण जो होता है को संदर्भित करता है, यानी किस चीज़ को संदर्भित करता है, यानी किसी भी चीज़ का उच्चारण। जैसे आप कोई वर्डिंग आप यूज करते हैं इंग्लिश का या कुछ भी, जैसे आपको स्कूल बोलना है तो कोई उस चीज़ को प्रोनाउंसिएट करता है स्कूल से, कोई उसको बोलता है स्कूल, ऐसा। तो कुछ जो सबका प्रोनाउंसिएशंस होता है किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने का, सबका अलग अलग होता है। तो जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, किस चीज़ को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से जो आंसर्स होगा वो कौन सा होगा आपका, तो ये होगा डी नंबर, यानी प्रोडक्शंस ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का उत्पादन, यानी उच्चारण जो क्या है, सिंपली ध्वनि का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपका कुछ वर्ड्स दे दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये टीचर, स्कूल, वर्क, सी, एज, ये आपका वर्डिंग दे दिया अलग अलग, और इसको एज ए सेंटेंस आपको सुमेलित करके सेंटेंस बनाना है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप सारे सेंटेंस पढ़ते जाइए। तो आप अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेसी तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें सही होगा। स्कूल वर्कड एज ए टीचर, नो, सही नहीं होगा। सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल, और वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको क्या सेंटेंस सही लग रहा है, आपको देख पा रहे होंगे। तो जो दूसरा नंबर ऑप्शन है सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वह एज ए स्कूल टीचर के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा आंसर, ये होगा बी नंबर का, बी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, रेज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, यानी आपकी आवाज़ जो वॉइस होती है उसके उतार चढ़ाव को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन का ये सेट में आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आपके, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, जो एम्प्लॉयबिलिटी के एग्जाम्स होगा उसमें ज़रूर फंसेंगे। तो इसमें जो आपका होगा रेज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी इंटोनेशन, यानी वो आवाज़ का उतार चढ़ाव उसको कहते हैं, ऊपर नीचे जो होती है आवाज़ आपकी। नेक्स्ट है आपका द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता है। यानी अचानक जब कोई चीज़ होती है और उसको मजबूत भावना यानी फीलिंग्स की जुड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो वह शब्द जो अचानक और मजबूत भाव का यानी फीलिंग्स का बोध कराते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शंस वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, बी नंबर सही होगा।
नेक्स्ट है आपका जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको कौन सा वर्ड इसमें से यूज यानी ग्रीटिंग्स वर्ड कौन सा यूज करना चाहिए। जब आप किसी से सीनियर अधिकारी से, सीनियर पर्सन से मिलते हैं, अपने से सीनियर इंसान आदमी से, तो बहुत लोग जनरली क्या होते हैं हेलो हाय है कर देते हैं। बट अपने से आपको बता दूं मैं, अपने से छोटे या अपने बराबर के लोगों के लिए संबोधन जो वर्ड्स होते हैं वो हेलो होते हैं, हे होते हैं, हाय होते हैं। बट अपने से किसी बड़े को अगर कभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको संबोधन कर रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग का वर्ड का यूज करेंगे। किसका? ये सब गलत है। आपको किसका यूज करेंगे? गुड मॉर्निंग का यूज करेंगे। ऐसे ही जनरली एक होता है थैंक यू वर्ड होता है। थैंक यू क्या होता है? थैंक यू जो वर्ड होता है और थैंक्स यूज करते हैं कुछ लोग, तो थैंक्स जो होता है अपने से बराबर के लोगों को यूज किया जाता है, और थैंक यू जो होता है अपने से सीनियर पर्सन के लिए थैंक यू का वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। तो जैसे कि मैंने अभी पढ़ा आपको, जस्ट आपने अगर देखा होगा आंसर पढ़ा मैं शुरू से आज तक यही पढ़ता आ रहा हूँ इसको आंसर, जब से मैंने आंसर चीज़ को पढ़ा है। लेकिन सही जो इसका उच्चारण है आंसर का, वह आंसर होता है, आंसर। तो आंसर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या साइलेंट हो जाएगा आपका? डब्लू। तो यहाँ पर जो साइलेंट आपका वर्डिंग हो गया वो कौन सा हो गया? डब्लू हो गया। तो नेक्स्ट, ये बहुत जगह लिखा होता है जब आप जाते हैं किसी ऑफिस में, डूज एंड डोंट्स। तो डूज का मतलब होता है क्या करें और डोंट्स का मतलब होता है क्या ना करें। तो जब शिष्टाचार के माध्यम में आप आते हैं, किसी के साथ चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इन डूज क्या होता है। तो आपको डोज के रूप में क्या करना चाहिए? क्या आपको लूज योर टेम्पर यानी अपना आपा खोना चाहिए? नहीं खोना चाहिए। लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुने। टॉक अबाउट इरिलेटिव डिटेल्स, अप्रासंगिक विषय के बारे में बात करें। अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो इसमें से कौन सा सही लग रहा है आपको? बी, यानी लिसन टू अदर। जब आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो अपना पॉइंट रखने के बाद सामने वाले को भी अच्छे से सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये नहीं कि बीच में आप शोरगुल कर रहे हैं, उसको अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो दूसरे की बात को भी सुनना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, विच वन इज़ द डोंट्स ऑफ डिस्कशन एथिक्स, यानी आप जो डिस्कशन करते हैं उसमें डोंट्स क्या, यानी क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स। तो आपका क्या है? बी ओपन माइंडेड, दिमाग खुला रखना, और यूज मॉडरेट टोन, और लिसन टू अदर्स, और उसके बाद क्या है? आर्ग्यू नेसेसरी, अनावश्यक बहस करें। यानी इसमें जो होता है दिमाग खुला रखना बहुत ज़रूरी है। आप डिस्कशन करते हैं तो ये तो रहेगा ही। मीडियम स्वर का प्रयोग करें, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। दूसरों की सुने, ये भी ध्यान रखना होता है। तो जो ना करने वाली चीज़ होगी वो क्या होगी? अनावश्यक बहस ना करें। ये आपका डी नंबर सही होगा यहाँ पे। तो विच वन इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सभी ने जो भी क्लासेज कंप्यूटर की ली है मेरे से, जिन्होंने पढ़ा है, सबको मालूम होगा कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। नेक्स्ट, विच वन इज़ द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा होता है? यानी जो लेटर्स, यानी ये जो होते हैं नीचे वाले रोमन्स लेटर्स हैं और जो ऊपर वाला है, तो इसमें कौन सा बच्चा आपका? कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर कौन सा हुआ आपका? 10, सॉरी ए, यानी 31 नंबर का कौन सा सही हुआ? ए नंबर सही हुआ। नेक्स्ट, विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, यानी यहाँ पर भी आपका सेम वही चीज़ आ गया। कार्डिनल नंबर कौन सा होता है? तो आप 5वां, 8वां, दूसरा, ये सब क्या है आपका? जो लोकल लैंग्वेज जो होती हैं वहाँ पर हम इसको ऐसे यूज करते हैं। बट आपका जो सिंपली जो कार्डिनल नंबर होता है वो कौन सा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर कौन सा हो गया आपका? ये हो गया 1 यहाँ पर। तो 32 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो हो गया ए हो गया। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, यानी कौन सा विस्मयबोधी वाक्य है? विच वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। दूसरा है इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस। सी नंबर है इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस। और फोर्थ नंबर है योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। ये सभी आपका विस्मयबोधी वाक्य हैं, सभी के सभी। लेकिन विस्मयबोधी वाक्य ये इसलिए सभी के सभी सही नहीं हो सकते, सही एक ही होगा। और उस सेंटेंस में जैसे आप कोई क्वेश्चन वर्ड आप यूज करते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंस यूज करते हैं, तो उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। सेम उसी तरह विस्मयबोधी जो वाक्य होते हैं वो ख़त्म होते हैं विस्मयबोधी चिन्ह के द्वारा। यानी विस्मयबोधी जो एक्सक्लेमेटरीज जो मार्क्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, डॉट करके इस तरह से। तो यहाँ ये जो चिन्ह किस में लगा आप देख पा रहे होंगे, किसी भी सेंटेंस में नहीं लगा, ओनली ए को छोड़ करके। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है
इज के पीछे। तो इसमें जो कौन सा सही होगा आपका, विच वन इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो कौन सा होगा आपका ए नंबर सही होगा, यानी ये वाला सही होगा। तो आप इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व कीजिएगा। विच वन इज एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कौन सा है, तो एक्टिव वॉइस सभी को मैंने पढ़ाया था। एक्टिव वॉइस अब बताइए कौन सा है इसमें, तो पढ़ते जाइए। राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, द बॉल वॉज कॉट बाई हिम, द बुक वाज बीइंग रीड बाई हर, वी वेयर ड्रिवन होम बाई डैड। आप देख पा रहे होंगे नीचे पॉलनी फर्स्ट को छोड़ दिया था, सभी नीचे वाले क्या हैं, पैसिव वॉइस हैं। तो यहाँ जो एक्टिव वॉइस कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। तो 34 का कौन सा नंबर सही हो गया, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट, विच वन इज एन पैसिव वॉइस, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक्टिव वॉइस पहचान लिए पिछले क्वेश्चन में तो सिंपली आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका जो पैसिव वॉइस है यहाँ पर कौन सा है। तो पैसिव वॉइस यहाँ पर कौन सा है, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ये है आपका पैसिव वॉइस। सिंपल है, बाकी सबसे देखिए डिफरेंट, ऐसे भी डिफरेंट है। और पैसिव वॉइस कैसे बन जाता है, सब्जेक्ट होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट ए कंजक्शन, यानी कौन सा संयोजन वर्ड नहीं है ना। तो इसमें से संयोजन यानी दो सेंटेंस को या दो किसी कार्य को जोड़ने का काम करने वाला कौन सा इसमें से सेंटेंस वर्ड है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि एंड, राम एंड श्याम, यहाँ पर भी एंड का जो काम करता है जोड़ने का काम करता है। और यू आर मी, यहाँ पर भी आर जो है कि जोड़ने का काम करता है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको यू आर मी, राम एंड श्याम, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। बट है ना, आई वॉज गोइंग टू स्कूल माई कॉलेज बट स्कूल वॉज क्लोज्ड। तो यहाँ पर बट जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और ऑन पर आ जाइए, द बुक वॉज केप्ट ऑन टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बुक जो है कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पर आपका जो ऑन है जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर सही होगा आपका, ये होगा डी नंबर, यानी ये जो है कंजक्शन वर्ड नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूमिका को निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, यानी अपने जो रोल होता है, अपनी जो रोल, आपको जो आइडेंटिटी दी, जैसे मुझे पढ़ाने की आइडेंटिटी दी गई है कि मुझे पढ़ाना है, तो भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है इसमें से। तो पहला जो देख पा रहे होंगे इसमें बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्ड यस, अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेवलप लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित होती है। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर आप अपने काम को और अच्छे से करते हैं तो अलग अलग टेक्निक्स मिलती हैं उस काम को करने के लिए, शॉर्टकट मेथड्स मिलते हैं जिसके द्वारा आप काफ़ी आसानी से उस काम को कर सकते हैं। लेकिन आपका भूमिका निभाने से एक चीज़ आपको कभी नहीं होती कि बोरियत पैदा करता है। आपका जो आपका ना काम अच्छे से करते हैं तो बोरियत पैदा नहीं हो सकती कभी, अगर आप इंटरेस्ट लेकर के कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा सही हो गया आपका, इसमें क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 38 नंबर, विच वन इज नॉट ए वॉवेल। वॉवेल यानी वॉवेल कॉन्सेंट मैंने बताया था आपको, तो वॉवेल आपका इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा वर्डिंग नहीं आ रही है, एफ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो गया, इसमें एफ सही हो गया, यानी कि सी नंबर सही हो गया आपका, ये वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार नहीं है। विच वन इज फॉलोइंग एट गुड ऑफिस एथिक्स, यानी आपका इसमें से कौन सा कार्यालय का अच्छा शिष्टाचार है। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा, एक अपना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला वाला, यानी आपका आप जो होना चाहिए यू शुड बी ड्रेस फॉर्मली, यानी आपका जो कपड़े पहनने का तरीका होना चाहिए वो फॉर्मली होना चाहिए। बहुत लोग कॉलेज अपने टी शर्ट जीन्स पहन के चले जाते हैं या इंटरव्यू देने पहुँच जाते हैं ऐसे ही, तो आपका गलत है पूरी तरह से। कि पैंट शर्ट सिंपली आपका जो होता है फॉर्मल ड्रेसेज होते हैं, पैंट शर्ट और ब्लैक शूज, ये जो होता है आपका फॉर्मल ड्रेस होती हैं। नेक्स्ट 40 नंबर, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज ऑथर बट डिफर इज मीनिंग इज कॉल्ड, यानी वर्ड जो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वह सब जो किसी दूसरे के शब्द के समान होते हैं, दूसरे शब्द के समान होते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है अर्थ में अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे वर्डों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे वर्डों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर का 40 का आंसर सेलेक्ट करना होगा। होमोफोन, यानी उनको होमोफोन कहा जाता है।
तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से 40 नंबर्स मैंने बताया था आपको, 40 क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे, इसमें देखेंगे MCQ क्वेश्चंस। तो काफ़ी इसमें से आपको अच्छा इंटरेस्टिंग, उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन। और आपका एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। इसी के बेस पर और भी आप तैयारी करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आए इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। और आगे के जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो चीज़ आपको तुरंत मिले, आपका नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम।